Hello everyone, myself Dr. Bharat Singh Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आवर्ती गुण के अंदर विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वाले व्याख्यान में हमने इलेक्ट्रॉन बंधुता, उसको प्रभावित करने वाले कारक और उसके रासायनिक व्यवहार के बारे में अध्ययन किया था। तो आइए सबसे पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन किसने दी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहा जाता है। 1931 में पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन दी थी और उन्होंने बताया कि किसी परमाणु द्वारा यौगिक में बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। हम ये जानते हैं कि एक सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों के साझे का एक युग्म होता है जिसका आवेश घनत्व दोनों नाभिकों के घेरे में समान होना चाहिए, लेकिन वास्तव में यह आवेश घनत्व तभी समान रहता है जब दो समान परमाणुओं के मध्य में सहसंयोजक बंध हो। इसके अतिरिक्त यह आवेश घनत्व समान रूप से नहीं रहता। जिन दो परमाणुओं के मध्य का इलेक्ट्रॉन घनत्व एक नाभिक के घेरे में अधिक होता है उस पर क्या आ जाएगा, आंशिक ऋण आवेश, जिसे डेल माइनस के रूप सिंबल के रूप में अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और बचे हुए दूसरे परमाणु पर उतना ही डेल प्लस आवेश आ जाता है जिसे धनावेश के रूप में जानते हैं। और इस प्रकार से जिन परमाणुओं के मध्य बनते हैं उन्हें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहा जाता है। अब विद्युत ऋणात्मकता के निर्धारण की विधियां, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटर्मिनेशन करने की जो प्रमुख रूप से विधियां हैं उसमें पॉलिंग एंड मुलिकन दोनों ही वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा और विद्युत ऋणात्मकता को मुख्य रूप से 3 विधियों द्वारा अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसमें पहली है पॉलिंग विधि, दूसरी मुलिकन विधि और तीसरी है आरेल्ड एंड रोसो विधि। पॉलिंग विधि में क्या होता है, पॉलिंग ने बताया कि विद्युत ऋणात्मकता के मान को कैलकुलेट करने के लिए निम्न अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उन्होंने कौन सी अभिक्रियाएं दी, उन्होंने बताया कि अगर आपके पास ये A2 कोई मॉलिक्यूल है और ये B2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो आपका जो उत्पाद बनेगा या प्रोडक्ट बनेगा वो 2AB के रूप में बन जाएगा। और इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं वो सदैव ही कैसी होती हैं, ऊष्माक्षेपी होती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं AA व BB बंधों के टूटने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उससे अधिक ऊर्जा 2AB बंधों के बनने में मुक्त हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अब हम AB के मध्य का बंध 3 प्रकार से लिख सकते हैं। 3 प्रकार से कैसे, ये AB बंध है, ये इसको हम फर्स्ट नंबर दें, ये दूसरा AB बंध है इसको हम सेकंड नंबर दें, और ये तीसरा AB बंध है इसको हम थर्ड नंबर दें। अब इन तीनों में क्या अंतर है, पहला AB है उसमें अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर आ जाएगा डेल माइनस और A पर बचेगा समान मात्रा में डेल प्लस। इसी प्रकार से सेकंड वाला AB है, उनमें दोनों ही परमाणुओं के मध्य समान परमाणु हैं तो उनके मध्य का जो सहसंयोजक बंध है वो समान रूप से आवेश घनत्व के रूप में स्थिर रहेगा। तीसरी वाली में क्या होगा कि फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर के बिल्कुल विपरीत हो सकता है, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या होगा, A पर डेल माइनस चार्ज आ जाएगा और B पर क्या बच जाएगा, डेल प्लस चार्ज बच जाएगा।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि केवल स्ट्रक्चर सेकंड में ही कौन सा बंद है, 100% कोवेलेंट बॉन्ड है, जबकि स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर थर्ड में आयनिक या आंशिक आयनिक प्रकृति का बंध है। और इस आंशिक आयनिक प्रकृति के कारण इनका जो ए बी बंध है वो 100% से संयोजक बंध से अधिक मजबूत होता है। और इन दोनों के मध्य के अंतर को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा से रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं कि ई पॉलिंग ने क्या सलाह दी कि ए बी और बी बी अणुओं के मध्य जो बंध है उनकी ऊर्जाओं का गुणोत्तर माध्य अगर ज्योमेट्रिकल मीन लें तो किस प्रकार से आएगा, वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ई 100% कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। और किसके लिए है, ए बी के मध्य। और इसका अगर गुणोत्तर माध्य लें तो हम इस प्रकार से ले सकते हैं ई ए इंटू ई बी बी, ठीक है। और इसका जो डेल आएगा ऊर्जा का अंतर, वो कैसे आएगा, डेल बराबर क्या हो जाएगा, अब वास्तविक ऊर्जा माइनस इनका गुणोत्तर माध्य ई ए इंटू ई बी बी। तो इस प्रकार से हम इनका डेल निकाल सकते हैं। और डेल निकालने के बाद पॉलिंग ने क्या बताया कि दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर आएगा वो 0.208 अंडर रूट डेल के बराबर होगा। और डेल का मान यदि किलो कैलोरी प्रति जूल में ज्ञात किया जाए तो इसकी जो इकाई का मान आएगा एसआई में वो आएगा 0.1017 अंडर रूट डेल के बराबर होगा। और पॉलिंग ने हाइड्रोजन के लिए विद्युत ऋणात्मकता इकाई का मान 2.05 मानते हुए उपर्युक्त जो अभी अपन ने सूत्र देख रहे थे उसकी सहायता से विद्युत ऋणात्मकता के मान कैलकुलेट किए थे। अब हम सेकंड विधि पढ़ते हैं, मुलिकन विधि। मुलिकन ने क्या कहा, सन 1934 में इन्होंने कहा कि तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता का मान उनके आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के औसत के बराबर होता है। किसने कहा था ये, मुलिकन ने। विद्युत ऋणात्मकता बराबर किसके बताया था, विद्युत ऋणात्मकता बराबर किस किस के है ये, एक तो है आयनन विभव जिसको हम शॉर्ट में आईपी, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन बंधुता जैसे ईए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के औसत के बराबर बताया था। और उन्होंने ये भी बताया कि आईपी व ईए के मानों को अगर ईबी में ज्ञात किया जाए तो इस विधि से प्राप्त विद्युत ऋणात्मकता के मान पॉलिंग के मानों से 2.8 गुना अधिक थे। अब हम आईपी और ईए के मानों को एसआई इकाई और किलो जूल प्रति मोल में ज्ञात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 96.48 किलो जूल होता है। तो हम इस गणना के अनुसार प्राप्त विद्युत ऋणात्मकता के मान को पॉलिंग के मानों के बराबर होता है। अर्थात हम इसको कहें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता बराबर विद्युत ऋणात्मकता बराबर
IP प्लस EA अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 2.8, क्योंकि 2.8 गुना अधिक है पोलिंग के मान से, इंटू 96.48। ये कहाँ से आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 96.48। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, IP प्लस EA अपॉन कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा 450। तो ये किसने दिया था, ये सूत्र मुलिकन विधि के द्वारा हुआ आता है कि विद्युत ऋणात्मकता को IP प्लस EA अपॉन 540 से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो तीसरी विधि है वो है ऑरेल्ड एंड रोसो विधि। इसमें ऑरेल्ड एंड रोसो ने बताया 1958 में कि विद्युत ऋणात्मकता को उन्होंने किससे परिकलित किया, प्रभावी नाभिकीय आवेश से। और उनके अनुसार विद्युत ऋणात्मकता किसके बराबर है, विद्युत ऋणात्मकता बराबर है 0.744 प्लस 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर। R क्या है यहाँ पे, सहसंयोजक त्रिज्या। तो इस विधि से प्राप्त विद्युत ऋणात्मकता के मान पॉलिंग द्वारा ज्ञात मानों से बहुत समानता रखते हैं, ऑरेल्ड तथा रोसो विधि द्वारा ज्ञात मान। अब हम पढ़ते हैं आवर्त सारणी में प्रवृत्ति, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो पहला ट्रेंड्स क्या है, एक आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है। अतः किसी आवर्त में, जब एक आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा तो लास्ट में क्या, हेलोजन, तो हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान उच्चतम होता है। हम जानते हैं कि एक आवर्त में ज़्यादा आकार में वृद्धि नहीं होती और नाभिकीय आवेश अधिक होता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक आवश्यकता पड़ती है। अधिक मात्रा में आकर्षित करने के लिए प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इसलिए एक आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। जबकि सेकेंड है, एक वर्ग में सामान्यता हम अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, उसके मान घटते जाएंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार में वृद्धि होगी, आकार में वृद्धि होगी तो क्या होगा, नाभिकीय आवेश कम होगा, तो इसलिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होगा। लेकिन अगर आवर्त सारणी में आप देखेंगे फ्लोरीन में की जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है वो सबसे अधिक है। इसी प्रकार से अगर उत्कृष्ट गैसों में विद्युत ऋणात्मकता का मान कैसा पाया जाएगा, शून्य, क्योंकि उनका अष्टक पूर्ण है और अष्टक पूर्ण होने के कारण इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो नेचर है वो बिल्कुल ही नहीं होती। चौथा है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मानों में अधिक परिवर्तन नहीं होता है, जबकि सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में विद्युत ऋणात्मकता का परिवर्तन अनियमित रूप से होता है। तो ये आपके आवर्त सारणी में ट्रेंड्स थे। अब पढ़ते हैं हम विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें पहला कारक है ऑक्सीकरण अवस्था। हम ये जानते हैं कि किसी तत्व का परमाणु जितनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होगा उतना ही उस पर धनावेश अधिक होगा, और धनावेश जब अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता भी अधिक होगी, और जब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होगी तो विद्युत ऋणात्मकता का मान भी कैसा होगा, उच्च होगा। अतः हम कह सकते हैं कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के मान भी उच्च होते हैं। सेकेंड आपका फैक्टर है परमाणुवीय आकार। परमाणुवीय आकार के अगर परमाणु आकार बढ़ेगा तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिकीय आकर्षण बल कैसा होगा, कम होगा, और जब नाभिकीय आकर्षण बल ही कम होगा तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता के मान कैसे होंगे, घट जाएंगे। तो आकार बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होगा। थर्ड है हाइब्रिडाइजेशन का प्रकार, संकरण का प्रकार। संकरण किस प्रकार का है, किसी परमाणु के संकरण में S कक्षक का योगदान अधिक है,
तो इसका मतलब है कि कक्षक नाभिक के उतना ही अधिक नज़दीक है, और जितना नाभिक के अधिक नज़दीक होगा नाभिक की आकर्षण बल भी उतना होगा, और जब नाभिक की आकर्षण बल अधिक होगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान भी अधिक होगा। अतः एक sp कार्बन परमाणु sp2 एंड sp3 कार्बन परमाणु से अधिक ऋण विद्युती होता है। कौन सा? sp, क्योंकि उसमें s कक्षक का योगदान अधिक है। चौथा है प्रभावी नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश में वृद्धि अगर होगी तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, और जब बाह्य इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बढ़ जाएगा। तो ये आपके विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब हम पढ़ते हैं विद्युत ऋणात्मकता का रासायनिक व्यवहार पर प्रभाव। रासायनिक व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसमें पहला है किन्हीं दो तत्वों के मध्य के विद्युत ऋणात्मकता के मानों में अंतर से उनके मध्य के बंध की प्रकृति का हमें पता चलता है। और इसको पॉलिंग ने एक ग्राफ खींच के बताया कि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर व प्रतिशत आयनिक गुणों के मध्य एक ग्राफ खींचा, जैसा ये आप यहाँ देखेंगे। तो ये आपके ये आयनिक प्रतिशत है और ये विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है। ये आपके आयनिक प्रतिशत है, ये 0 से स्टार्ट होके 100% लास्ट में आयनिक गुण है, और इसी प्रकार से 100% आयनिक गुण से लास्ट में 0% सहसंयोजक गुण है, और ये आपकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है। अगर इस ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि दो परमाणुओं के मध्य अगर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर, ये आपको 1.7 दिखाई दे रहा है, 1.7 अंतर यदि 1.7 है तो उस परमाणु में क्या होंगे? 50% आयनिक गुण होंगे, और इससे अगर अधिक है तो क्या होंगे? उसके आयनिक गुणों में वृद्धि होगी। 1.7 से अगर अधिक है तो उसके आयनिक गुणों में वृद्धि हो जाएगी, और 1.7 से कम है तो क्या होगा? उसका सहसंयोजक गुणों में वृद्धि हो जाएगी। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे NaCl है, Na की विद्युत ऋणात्मकता है 0.9 और Cl की है 3, तो इन दोनों का अंतर है 2.1। तो आप देखेंगे क्योंकि 1.7 से अधिक है तो किस में वृद्धि हुई? आयनिक कैरेक्टर में, इसीलिए NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। जबकि और एक उदाहरण लें हम लिथियम आयोडाइड का। लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता है 1 और आयोडीन की है 2.1। अब इन दोनों का अंतर देखें तो 1.1 आता है। चूंकि 1.7 से कम है तो इसमें किस कैरेक्टर की वृद्धि हुई? सहसंयोजक गुणों की, इसीलिए लिथियम आयोडाइड कैसा होता है? सहसंयोजक अणु होता है। सेकंड है दो बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर किसको प्रभावित करता है? उनकी बंध लंबाई को भी प्रभावित करता है। कैसे? जिन परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अधिक होता है उनके बंध दूरी दोनों परमाणुओं की सहसंयोजक त्रिज्या के योग से कम होती है। अंतर अधिक है दो परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का, तो उनकी जो बंध दूरी होगी वो दोनों परमाणुओं की सहसंयोजक त्रिज्या के योग से कम ही आएगी। तीसरा है दो तत्वों के मध्य के विद्युत ऋणात्मकता के अंतर से उन दोनों तत्वों के मध्य के जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उनके डिफरेंस से उस बंध की किसको ज्ञात कर सकते हैं? पोलरिटी को ज्ञात किया जा सकता है, और उसकी सहायता से ही हम उसके फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर की भी व्याख्या कर सकते हैं। चौथा है आपका, फोर्थ है जो रासायनिक व्यवहार पर प्रभाव डालता है, वो है विद्युत ऋणात्मकता और जल अपघटन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाइड्रोलाइसिस। विद्युत ऋणात्मकता के अंतर से अणुओं की ध्रुवता की दिशा में अंतर आ जाता है, जिससे उनके जल अपघटन उत्पाद भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आपका ये OCl2 का एक मॉलिक्यूल है जिसमें ये O है और ये आपका Cl है, ठीक है, और ये आपका दूसरा Cl है। तो यहाँ देख रहे हैं आप
इस ऑक्सीजन और Cl में, Cl पर तो डेल प्लस चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन पर डेल माइनस चार्ज आ रहा है। प्लस ये किससे रिएक्शन कर रहा है, ये कर रहा है H2O से, तो H पर तो डेल प्लस और OH में से O पर डेल माइनस। ठीक है, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका बनेगा OCl H प्लस ClOH, और ये दोनों क्या है, हाइपोक्लोरस अम्ल है। इसी प्रकार से एक अन्य एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे ये है आपका BCl3, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो Cl है उन पर तो कौन सा चार्ज आ रहा है, डेल माइनस, और B पर क्या बचेगा, डेल प्लस, ये डेल माइनस और डेल माइनस, प्लस ये तीन H2O से रिएक्शन करेगा तो H पर तो प्लस चार्ज आ जाएगा और OH में OL की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा BOH OH और OH। ठीक है, और ये बन जाएगा लास्ट में 3ClH। तो इस प्रकार से जो जल अपघटन उत्पाद भी आपके कैसे बने, भिन्न भिन्न बने। नेक्स्ट है आपका विद्युत ऋणात्मकता व अणुसूत्र, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी द्विअंगी यौगिक का अणुसूत्र लिखते समय पहले उस तत्व का प्रतीक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रतीक लिखते हैं, और कौन से का लिखेंगे, जो कम विद्युत ऋणात्मक है उसका पहले प्रतीक लिखते हैं। जैसे ClF में क्लोरीन और फ्लोरीन से बने यौगिक का अणुसूत्र है ClF। इसी प्रकार से क्लोरीन व आयोडीन के द्विअंगी यौगिक का सूत्र है ICl। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के यौगिक को ऑक्सीजन फ्लोराइड कहेंगे और इसको OF2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन व ऑक्सीजन के यौगिक को क्लोरीन ऑक्साइड कहेंगे और इसका सूत्र Cl2O लिखेंगे। NH3 जैसे कुछ अपवाद हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार के जो यौगिकों का सूत्र है उसमें जिसका प्रतीक पहले लिखा हुआ है, जैसे ClF में, तो ClF अगर आप लिख रहे हो तो Cl आपका कैसा है, कम ऋण विद्युतीय है और F आपका अधिक ऋण विद्युतीय है। इसी प्रकार से कोई द्विअंगी यौगिक जैसे ICl है तो ICl में I कम ऋण विद्युतीय है और Cl अधिक है। इसी प्रकार से अगर OF2 को लेंगे तो OF2 में आपका O कम ऋण विद्युतीय है, F अधिक ऋण विद्युतीय है। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि द्विअंगी यौगिक जो भी होंगे उसमें जो पहले लिखा हुआ है वो कम ऋण विद्युतीय है और जो बाद में वो अधिक ऋण विद्युतीय होता है। नेक्स्ट है आपका व्यवहार, विद्युत ऋणात्मकता व बंध कोण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड एंगल। अणुओं के मध्य बंध कोण भी विद्युत ऋणात्मकता से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। जैसे हम उदाहरण देखें NH3, NF3, H2O व OF2 के बंध कोण अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से आते हैं। NH3 का बॉन्ड एंगल है, NH3 का जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल वो है 107.3 डिग्री। इसी प्रकार से अगर NF3 में देखें तो आपका जो बॉन्ड एंगल आएगा वो कितना आएगा, 102.4 डिग्री। ठीक है, तो आप अगर इन NH3 और NF3 बंद, NH3 की तुलना में NF3 का बंध कोण कम है। इसी प्रकार से अगर H2O और OF2 में देखें तो आपको देखेंगे कि H2O का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, वो है 104.45 डिग्री
और OF2 का जो बॉन्ड एंगल है वो है आपका 101.5 डिग्री। ठीक है, तो इनको देखने से आपको ये पता चल रहा है कि NH3 की तुलना में NF3 का बंध कोण कम था, H2O की तुलना में OF2 का बंध कोण कम है। इसका क्या कारण है? नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम है, और किंतु फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से अधिक है। ध्यान दें, यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता तो कैसी है? कम, और फ्लोरीन की इन दोनों से, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों से अधिक है। अतः जो NF3 और OF2 में बंद इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की तरफ होंगे, और बॉन्ड पेयरिंग जो रिपल्सन है वो कम हो जाएगा, और इसका लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर प्रतिकर्षण अधिक प्रभावी हो जाएगा। इससे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले कक्षक फैल जाएंगे, और F बॉन्ड N बॉन्ड F या कहें F बॉन्ड O बॉन्ड F बंध कोण घट जाएगा। यही कारण है कि NF3 व OF2 का बंध कोण NH3 व H2O की तुलना में कम होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि बॉन्ड एंगल किस प्रकार से NH3, NF3 और H2O और OF2 में एक दूसरे से कम थे।